Recording started. ओके। अच्छा, ज्यादा लंबी चौड़ी हिस्ट्री में जाने के बजाय मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त 90s में 1990 में न्यूजीलैंड में एक नई मॉनेटरी पॉलिसी रिजीम स्टार्ट हुई जिसको कहते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग रिजीम। उसमें उन्होंने ये कहा कि भाई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो बेस्ट तरीका है ना वो है आप लोग इंटरेस्ट रेट को अप एंड डाउन करो। इसको अगर आप लोग इंटरेस्ट रेट को बढ़ाओगे तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा और अगर कम करोगे तो इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए इन्फ्लेशन के पे आपको चेक रखने के लिए इंटरेस्ट रेट को यूज़ करना चाहिए। और उसकी कुछ अलग से उनके पास लॉजिक थी कि क्यों ये सबसे ज़्यादा सूटेबल टूल है। लेकिन ये टूल बाद में काफ़ी पॉपुलर हो गया, बहुत सारे मुल्कों ने इसको अडॉप्ट कर लिया एज देयर लीगल मैंडेट। लोगों ने अडॉप्ट किया इसको। अच्छा, ये जो नेगेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन ये इससे पहले भी पॉपुलर था, बल्कि ये शायद जो आपके पास 19th सेंचुरी थी यानी 1850 और 1870 और उस जमाने में से ये थ्योरी बहुत पॉपुलर हो गई थी। लेकिन इसके लिए जो एम्पिरिकल एविडेंसेस हैं वो हर जमाने में अपोजिट ही रही। थ्योरेटिकली ये कहते हैं कि देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप, अगर आप लोग इंटरेस्ट रेट बढ़ाओगे तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली जो एग्जांपल्स दुनिया ने शुरू दिन से मुशाहिदा की ना वो इसके उल्ट थी। खैर, अब हुआ यूं कि ये जो 80s में इन्फ्लेशन टारगेटिंग रिजीम उसने ये कहा कि भाई बाकी सारे टूल्स को नज़रअंदाज करके सबसे जो प्राइमरी आपका ऑब्जेक्टिव है वो इन्फ्लेशन होगा, बाकी ऑब्जेक्टिव्स को आप लोग साइड पे कर दें और इस इन्फ्लेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपको जो टूल होगा वो कौन सा है, इंटरेस्ट रेट। राइट। अब हुआ यूं कि ये चीज इनके पास इतनी सक्सेसफुल रही नहीं। जब सक्सेसफुल नहीं रही तो दुनिया भर ने इसको तर्क करके बाकी के जो टूल्स हैं वो अडॉप्ट करना शुरू कर दिए। ऐसा इसमें ऑब्जेक्टिव प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एक ही बना दिया, इन्फ्लेशन। ठीक है, जबकि मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स और भी होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव ग्रोथ भी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव जो है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी होती है, एम्प्लॉयमेंट भी होती है, एक्सचेंज रेट भी होता है। वो सारी चीजें इग्नोर करके इन्होंने एक चीज पे फोकस किया। अगर आप लोग मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट उठा कर देखें स्टेट बैंक की पिछले 3-4 सालों से, तो हर पॉलिसी स्टेटमेंट में सबसे बुनियादी तौर पे जिस चीज का तज़किरा होता है वो इन्फ्लेशन ही का होता है। अच्छा, अब जो थ्योरी बताती है वो ये कि इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन में नेगेटिव रिलेशनशिप होगा। अगर आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। इसके साथ साथ थ्योरी ये भी बताती है कि अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट कम होगी। लॉजिक उसकी क्या है जी, ये इन्फ्लेशन कम होने की या एम्प्लॉयमेंट कम होने की। बस जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा ना तो लोग अपनी स्पेंडिंग कम कर देंगे। ठीक है, मसलन मैंने कार खरीदनी थी तो मैं कहूंगा आज इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, कार नहीं खरीदते, अगले साल खरीद लेंगे जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हमारी कार की स्पेंडिंग कम हो जाएगी। जब ये चीज कम होगी तो फिर उसके बाद एग्रीगेट इन्फ्लेशन, डिमांड कम होने से एग्रीगेट इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा। तो ये है लॉजिक जिसकी बेस पे ये पॉलिसी बनाई जाती है। अब इसमें बहुत सारी इसमें प्रॉब्लम्स है इस पॉलिसी को अडॉप्ट करने में। पहली बात ये है कि बिलफर्ज हम ये मान लेते हैं कि ये सारी चीजें आपकी दुरुस्त हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से डिमांड कम होती है, सपोज हम ये मान लेते हैं, तो डिमांड किस चीज की कम होगी? डिमांड लग्जरीज की कम हो सकती है या नेसेसिटीज की? मतलब ये कि आपने आटा, दाल, चावल, चीनी ये जो चीजें अगर कंज्यूम करनी है ना, इनकी डिमांड तो कम नहीं होगी ना। आटे की डिमांड हम कम कर सकते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया हम आटा खाना कम कर दें? नहीं। नो ठीक सर। है,
इसी तरह जो भी आपके पास लग्जरीज हैं उनकी डिमांड कम नहीं हो सकती है। अगर किसी चीज की डिमांड कम हुई तो डेट विल बी दी सॉरी लग्जरी नेसेसिटीज की डिमांड कम नहीं हो सकती है। इसका मतलब है अगर यहां से कोई प्राइस रिडक्शन पॉसिबल है तो वो फिर किसको फेस करनी पड़ेगी, यानी प्राइस रिडक्शन किसके लिए होगी, जो लोग लग्जरीज कंज्यूम कर रहे हैं। बेटा आप लोग जाओ भाई, दरवाजा बंद करके जाओ, दरवाजा बंद करके जाओ। ये घर में बैठ के डिस्कशन करें तो फिर बच्चे भी एक्टिव रहते हैं अपने पूरी फार्म में। एनीवे अगर हम यहाँ से रिडक्शन करने के काबिल हों तो उससे किस चीज की प्राइस कम होगी, कार की कम होगी या रेफ्रिजरेटर की कम होगी या किसी और लग्जरी की कम होगी। आटा चावल चीनी की तो कम नहीं होने वाली। तो इसका मतलब है देयर इज नो सब्सटेंशियल बेनिफिट अटैच्ड फॉर द पुअर पीपल इन दिस होल सिनेरियो। लेकिन इसकी जो कास्ट है ना, मसलन अगर आपकी कारों की ही कंजम्पशन कम होती है तो वो क्या होगा, इससे अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। अनएम्प्लॉयमेंट को फेस कौन करेगा, सबसे गरीब तबका। ठीक है, वो लोग जो अमीर हैं उन्हें भी अनएम्प्लॉयमेंट हिट नहीं करती है, वो लोग जो परमानेंट जॉब पे हैं उनको भी अनएम्प्लॉयमेंट हिट नहीं करती है। ये किसको हिट करेगी जी, जो बेचारे पुअरेस्ट जो टेम्परेरी जॉब होल्डर हैं, इस किस्म के लोग हैं, उनको हिट करेगी। तो एनीवे अगर आपका बिल फर्ज ये मैकेनिज्म काम करता हो, प्राइस रिडक्शन पॉसिबल हो, तो फिर भी उसकी कास्ट किसको पे करनी पड़ती है, जो सोसाइटी में सबसे गरीब तबका है, जो डेली वेज वर्कर हैं, जिनकी कोई मुस्तकिल रोजगार है ही नहीं, तो कॉन्सिक्वेंसेस उनको फेस करने पड़ेंगे। अब ये कोई सेंसिबल बात लगती है कि आप सोसाइटी को बाकी सबको फैसिलिटी देने के लिए आप जो है विक्टिम बनाए उन लोगों को जो सबसे गरीब हैं। ठीक, अच्छा अब दूसरी बात यह है कि ये जो इंटरेस्ट रेट चैनल है ये दो तरह से काम कर रहा होता है। एक आपके पास वो टिपिकल जिसको डिमांड चैनल कहते हैं, भाई इसकी वजह से जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। अक्सर लोग जो है फैक्ट्री में पैसे लेके बैंक से वो कंज्यूम कर रहे होते हैं, उनकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। जब कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो उसको पास ऑन करेंगे, उससे इन्फ्लेशन कम नहीं होगा, वो ज्यादा हो जाएगा। तो यही वजह है कि दुनिया भर में जहां जहां पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा हुआ उसके साथ साथ इन्फ्लेशन भी ज्यादा हुआ, कम कहीं भी नहीं हुआ। और अगर कहीं पे कम हुआ, वैसे मैं अगर आप लोग मुझे फेसबुक पे फॉलो करते हो, मैंने पिछले दिनों वो 25 कंट्रीज का डेटा पोस्ट किया जिन लोगों ने ये पिछले कोविड के बाद हम प्राइस को कंट्रोल करना। किसी को 10 महीने हो गए, किसी को 8 महीने हो गए, किसी को 6 महीने हो गए, लेकिन उनमें से एक भी कंट्री ऐसा नहीं है जो अभी तक सक्सेसफुल हुआ वो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में। आप लोग अभी डेटा उठा के देख सकते हैं, रशिया का डेटा देख लें, पोलैंड का डेटा देख लें, जॉर्जिया का देख लें, मैक्सिको का देख लें, और बहुत सारी कंट्रीज है, किसी एक कंट्री में भी ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसलिए कि जब वो बढ़ाते हैं तो इससे कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है तो वो अच्छा, इसके साथ साथ इसका एक और इफेक्ट होता है। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बतलाया था कि गवर्नमेंट की अपनी जो बारोइंग है उसके ऊपर मार्कअप पेमेंट वो अटैच होती है इस पॉलिसी रेट के साथ। इंटरेस्ट रेट जब बढ़ जाएगा ना तो गवर्नमेंट की अपनी बारोइंग पे जो मार्कअप पेमेंट है वो बढ़ जाएगी। ये बेसिकली इस तरह से है ना, गवर्नमेंट जब बारो करती है तो वो बांड होते हैं जो वो परचेज करती है, उससे सेल करती है उसमें मार्केट में। मसलन वो 5,000 की डिनोमिनेशन का बांड है, वो मार्केट में सेल होगा और उसके ऊपर एक टेन्योर लिखा हुआ है 90 दिन का या ठीक है। वो किस तरह से, मसलन उसके ऊपर फेस वैल्यू लिखी हुई है 5,000, तो वो सेल होगा 4800 का, और ये जो 200 है ये हो गया डिस्काउंट। ठीक है, ये डिस्काउंट डिपेंड करता है पॉलिसी रेट पे। अगर आपका पॉलिसी रेट ज्यादा होगा तो डिस्काउंट ज्यादा ऑफर करना होगा, और अगर वो जो है पॉलिसी रेट कम होगा तो ये डिस्काउंट स्क्वीज हो जाएगा। तो एनीवे
अब जब उसका टेन्योर पूरा होगा, 90 दिन जब लिखा हुआ है ऊपर, वो जब पूरे होंगे तो फिर वो जिस बंदे ने बॉन्ड परचेज किया हुआ वो वापस लेके जाएगा सेंट्रल बैंक के पास, वो उसको वापस दे देगा, और उनसे जो फेस वैल्यू ऊपर लिखी हुई है पूरी 5,000 ना, वो सारी की सारी वापस ले लेगा। तो अब गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पेमेंट के लिए पैसे होते नहीं है, वो नए बॉन्ड जो है वो सेल करते हैं, उधर से पैसे उठाए वो पिछले वालों को पे किए, बस इस तरह से ये काम चलता है। यानी रोटेशन होती है, रीपेमेंट होती ही नहीं। अगर आप लोग बजट को उठा के देखें तो उसमें रीपेमेंट के लिए कोई सिरे से हेड ही नहीं है, रीपेमेंट होती ही नहीं है, सिर्फ वो रीशेड्यूलिंग होती है। आज का यानी आज जो डेट मैच्योर हो रहा है उसके लिए नया डेट लेंगे तो वो पिछले को पे कर देंगे, और अगले जो है वो नया नया डेट उनके ऊपर चढ़ जाएगा। तो अब वो डिस्काउंट जितना ज्यादा होगा तो आपका जो डेट एक्यूमुलेशन है वो इतनी फास्ट होगी, उसके ऊपर जो मार्कअप है वो आपको पे करना पड़ेगा। अब होता यूं है कि अगर आपके पास पॉलिसी रेट ज्यादा होगा तो मार्कअप ज्यादा पे करना पड़ेगा। मतलब देखो पॉलिसी रेट वही वही सादा सी बात, 5% है, आपको 1000 पे 50 पे करना है, 10% है तो 1000 पे आपको डबल उसका पे करना है जी। अब तो वो 100 हो गया। तो ये जो इसी तरह अगर आप इसको बिलियन में ले ले, 1000 बिलियन पे अगर आपने पहले 50 बिलियन पे करना था तो अब 100 बिलियन, वो कहां से मिलेगा फिर वो उनको उन लोगों को? वो जाहिर है कि टैक्सेस हमसे कलेक्ट करते हैं, तो इस तरह से हमारे लिए वो फिर जो है बर्डन हमारे ऊपर ही मुड़ के पड़ता जाता है। सही। तो ये सारी चीजें चल रही है। यानी गवर्नमेंट कहती ये है, उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि वो इससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, इससे इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, और वो लोग जो है इसको समझने से कासिर है कि ये क्यों बढ़ता है। हालांकि ये बड़ी सिंपल सी लॉजिक है, बल्कि लॉजिक आज की नहीं है, बहुत पहले से 1840 के जमाने से लॉजिक, इसकी जो लॉजिकल बैकग्राउंड है उस पर डिस्कशन चली आ रही है, लेकिन वो एक्सेप्ट करने से कासिर हैं। अच्छा देखिए, मजे की बात यह है कि यही सारी चीजें 80s में सिक्का राइजुल वक्त थी वहां पे वेस्ट में, और वो सब लोग इसी किस्म के फ्रेमवर्क को फॉलो कर रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता उन सब ने जो है वो जब क्लियर हुआ कि भाई ये चीजें काम नहीं करती, तो आहिस्ता आहिस्ता छोड़ते गए। मसलन आप देखें इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स में 1980s में पॉलिसी रेट तकरीबन इतना होता था जितना आजकल पाकिस्तान में है, लेकिन अब वो वहां पे क्या है जी 0.25। अभी भी वो सिर्फ धमकियां दे रहे हैं कि भाई हम बढ़ा देंगे, बढ़ाया नहीं है, 0.25 है। लास्ट टाइम उन्होंने कहा कि हम इसको इंक्रीज करना चाह रहे हैं फ्यूचर में, लेकिन अभी तक बढ़ाया नहीं है, इसलिए कि उनको पता है कि भाई वो बढ़ाएंगे तो उनके अपने जो डेट है उनके ऊपर मार्कअप पेमेंट बढ़ जाएगी, तो वो तो ऐसा नहीं करते। इसी तरह यूनाइटेड किंगडम में देखें आपने, उन्होंने बढ़ाया कितना जी, 0.1 से 0.25 किया, कितना सा वो नॉमिनल से इंक्रीज है। अभी भी इन 0.25 करने के बाद अब पाकिस्तान में कितना है इस वक्त, 9.75। अब आप हिसाब लगा लेंगे कितने मल्टीपल आप इसको करेंगे तो तब जाके वहां तक पहुंचेगा। तकरीबन 40 गुना है यहाँ पे इस वक्त, जो यूनाइटेड किंगडम में है उसका 40 गुना। इसी तरह आप और बहुत सारे मुल्कों को देखें, मसलन जर्मनी है, इटली है, हर जगह पे इस वक्त इन्फ्लेशन है। फ्रांस में जो इन्फ्लेशन है, कनाडा में इन्फ्लेशन है, बाकी कोई बढ़ा ही नहीं रहा, इसलिए कि उन्हें पता है कि ये टूल फेल है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो बस इनको कह दिया। तो अब बेसिकली हो क्या रहा है, ये असल में इन्फ्लेशन टारगेटिंग दुनिया भर से फेल हुआ, उसके बाद वो उसको एक्सपेरिमेंट के तौर पे किसी न किसी कोने में, दुनिया के किसी न किसी कोने में जारी रखना चाह रहे हैं, और वो उनके उसके लिए उनको पाकिस्तान मिल गया। इसी तरह की सिचुएशन है टर्की में। टर्की में हुआ क्या, बाकी सारे यूरोप में जो इंटरेस्ट रेट है वो उसी लेवल से डबल डिजिट से कम होके वो 0 पे आ गया। तुर्की में अभी भी 20%, 40% तक भी रहते हैं वहां पे कभी कभी। तो इतना ज्यादा इंटरेस्ट था, तो इर्द गिर्द के सारे कंट्रीज के लिए बड़ा सूटेबल था जी, वो वहां पे इन्वेस्ट करें, वहां से बिलियंस के हिसाब से वो कमाना शुरू कर दें। अब हुआ यूं कि जब अर्दगान साहब ने ये कहा कि भाई मैं अब इतना इंटरेस्ट नहीं दूंगा, तो वो जो इन्वेस्टर थे उनको जनाब अपना एक मुस्तकिल सोर्स ऑफ रेवेन्यू वो डूबता हुआ महसूस हुआ। उस पर उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट वहां से वापस सक करनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से उनके लिए मसला बना। तो एनीवे अब आप अगर प्रैक्टिकली डेटा उठा के देखें सादा सी बात है, जो नून लीग का दौर था उस वक्त पॉलिसी रेट कितना था,
5 के करीब था सर। 5.75, इट वाज 5.75। तो उस वक्त इन्फ्लेशन कितना था? लेस देन 4, राइट। इन्होंने बढ़ाते बढ़ाते उसको कर दिया 13.25, तो इन्फ्लेशन भी चला गया 13 पे, 12 पे चला गया। फिर जब कोविड की वजह से कम किया, वो आ गया 7 पे, तो इन्फ्लेशन भी कम होकर सिंगल डिजिट में आ गया, 8-9 पे आ गया। और अब जो है वो बढ़ा रहे हैं, तो फिर से इन्फ्लेशन इंटरनेशनल फैक्टर नो डाउट, उसके साथ साथ ये फैक्टर भी शामिल है, इसलिए कि जब आपके पास ये मार्कअप पेमेंट बढ़ेगी तो आपके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा जी, इतना बजट डेफिसिट है, ये क्या कर रहे हो भाई, इतना डेफिसिट क्यों है, तो डेफिसिट को कम करो। उसके लिए क्या होगा जी, फिर वो टैक्स रेवेन्यू बढ़ाओ। जैसे खान साहब खुश हो रहे हैं हमने 6,000 बिलियन का टैक्स कलेक्ट कर लिया, तो वो कैसे लोगों की गर्दन पे पांव रखे किया ना, ठीक। तो वो जो है वो बर्डन अल्टीमेटली हमारे ऊपर पड़ता है, उसके साथ इन्फ्लेशन जो है वो कम होने के बजाय मजीद बढ़ जाता है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद द कंट्री टुडे। ये बात आप लोगों को समझ आई? यस सर। जी सर। Yes, sir. I have a जी सर, question. समझ में आ गई। जी Sir, I have a question. यस प्लीज। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी आपने बात की कि पॉलिसी रेट का जो डायरेक्ट तल्लक है वो इन्फ्लेशन के साथ है। क्या इसमें कोई प्रोडक्शन इंटेंसिव और एक कंजम्पशन इंटेंसिव जो ना वो इकोनॉमी है उसका कोई अमल दखल तो नहीं? जस्ट लाइक हम अगर पाकिस्तान की बात करें और हम एक दूसरी तरफ जापान की बात करें, तो पॉलिसी रेट कम करना जापान के लिए फायदेमंद हो सकता है क्योंकि वो प्रोडक्शन इंटेंसिव कंट्री है और वहाँ पे जो है प्रोडक्शन कास्ट जो मैटर करती है। लेकिन अगर यही रेट अगर हम पाकिस्तान है इसमें कम कर दें तो हम कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, अगर हम पॉलिसी रेट कम कर दें तो हमारी कंजम्पशन तो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी और साथ ही हमारी इंपोर्ट वॉल्यूम है वो बहुत हाई हो जाएगा। तो क्या ये हमारे लिए मतलब इस चीज का रोल या मतलब है इस चीज में कंजम्पशन या प्रोडक्शन इंटेंसिव इकोनॉमी का? अच्छा, एक तो इसका अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव के हिसाब से देखें तो मैंने आपको बताया कि 25 मुल्क हैं जिन्होंने इस वक्त तक कोविड के बाद इस वक्त तक उन्होंने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया है। जी सर। उनमें से किसी एक में भी जो है वो आप यानी इन्फ्लेशन कम